हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम, जेस्ट, जेएनयू एंट्रेंस का और सीएसआर नेट, टीआईएफआर, गेट, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोग को भी आप बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो आज देखो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाला था। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहले आईएससी का अलग से एग्जाम होता था, वहाँ ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए क्यूब ऑफ साइड ए has point charges plus q located at each of its vertices except for the origin where minus q is located। ये जो डॉट्स है ना, जो सॉलिड डॉट है, मतलब एक हॉलो टाइप का डॉट है ना, तो ये सब आपका पॉजिटिव चार्ज है। देखो लिख भी रखा है प्लस q, और यहाँ पे ऑरिजिन पे जो है वो आपका नेगेटिव q है, माइनस q है। तो आपको पूछ रहा है कि सेंटर पे, सेंटर मतलब क्या हो गया, मतलब जो क्यूब का सॉलिड डायगोनल है उसका इंटरसेक्शन, क्यूब का सॉलिड डायगोनल का इंटरसेक्शन को हम लोग सेंटर बोलेंगे। मतलब अगर ए लेंथ का है तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसका देखें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस कोऑर्डिनेट वुड बी ए, तो सेंटर कुछ यहाँ होगा। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर will be what? It will be a by 2, a by 2, a by 2। इस पोजीशन पे आपको फील्ड पूछा है, इस पोजीशन पे आपको फील्ड पूछा है। अब देखो लास्ट जो वीडियो था हम लोगों ने सुपरपोजिशन किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एप्लीकेबल है। It applies to the whole linear system, it applies to the whole linear system। ठीक है, वो एप्लीकेबल है, तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग एक काम करते हैं, ये माइनस क्यू के जगह पे ना हम इसको यहाँ प्लस क्यू रख देते हैं। ठीक है, और एक चार्ज यहीं पे माइनस 2q रख दिया जाए, रख सकते हैं ना, प्लस क्यू और माइनस 2q, तो माइनस क्यू ही हो गया ना। माइनस क्यू को हम लोग देख रहे हैं as plus q and minus 2q। We are seeing this minus q point charge as plus q and superposition of plus q and minus 2q। I am seeing this minus q charge as superposition of q and minus 2q। both are point charge है, ये point charge है minus q, इसको हम लोग इन दोनों point charge के सम के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये Q Q Q Q और ये सारा Q जो वर्टेक्स पे है, अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा सेंटर पे। अभी माइनस 2q नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी Q हैं वर्टेक्स के ऊपर, उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा आप देख सकते हैं, इस Q की वजह से फील्ड जो होगा और इस Q की वजह से फील्ड होगा वो कैंसिल आउट करेगा। इस क्यू की वजह से फील्ड जो होगा और इस क्यू की वजह से फील्ड जो होगा वो कैंसिल आउट करेगा। ऐसे ही इस क्यू की वजह से फील्ड और इस क्यू की वजह से फील्ड कैंसिल आउट करेगा, और यहां की वजह से फील्ड और यहां की वजह से फील्ड भी कैंसिल आउट करेगा। तो क्यू जितने हैं वर्टिसेस पे वो तो सारे फील्ड कैंसिल आउट करेंगे। तो फील्ड आएगा कहां से, फील्ड आपका माइनस 2q की वजह से आएगा, फील्ड आपका माइनस 2q की वजह से आएगा। अब माइनस 2q की वजह से फील्ड क्या होगा, माइनस 2q की वजह से फील्ड जो होगा वो हो जाएगा माइनस 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस क्या होगा सेंटर का, बताओ सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा। व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, a by 2 √3, तो इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बाई 4 इंटू 3, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अगर सेंटर का हम लोग सेंटर का पोजीशन वेक्टर देखें
तो सेंटर का पोजीशन वेक्टर तो यही होगा ना आपका, ये सेंटर का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर यूनिट वेक्टर का बात करेंगे तो आई हैव टू डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड √3a/2। तो हम कह सकते हैं कि द यूनिट वेक्टर वुड बी सिंपली 1/√3 i कैप j कैप k कैप, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बताओ, 4 कट गया, ये आ जाएगा 2q - 2q अपॉन 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बात समझ में आ रहा है आपको? कैसे हम लोग सुपरपोजिशन लगा रहे हैं, हम लोग -q को रिप्लेस कर रहे हैं -2q + q की वजह से, और जितने भी q चार्ज वर्टेक्स पे हैं उन सभी का फील्ड जो है कैंसिल आउट करेगा, सेंटर पे उन सभी की वजह से फील्ड 0 होगा। तो जो भी फील्ड होगा वो सिर्फ -2q की वजह से होगा, जो भी फील्ड होगा वो सिर्फ -2q की वजह से होगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ रहा है ये चीज आपको? इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। देखो ये क्वेश्चन, 2 point charges q and 4q are located at r1 and r2। ये सब वेक्टर साइन कर दो, सारा वेक्टर साइन कर दीजिए। JNU 2010 में आया है, पहले JNU का एग्जाम अपना अलग करवाता था, अभी तो NTA के अंदर आ गया ना आपका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो क्या लिखा है, 2 point charges q and 4q are located r1 vector and r2 vector respectively on the xy plane। ठीक है, the magnitude q and the location r, magnitude q and the location r of the third charge to be placed such that the total force on each of the charge vanishes। Total force on each of the charge vanishes is given by what? अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2010 का क्वेश्चन है, मतलब ये बच्चे पूछते थे हमेशा हमसे। ठीक है, हमको याद है काफ़ी, मतलब जब डाउट्स लेते थे बच्चों का तो ये क्वेश्चन हमेशा ही हर बच्चा पूछता था ऑलमोस्ट, कैसे होगा बताओ। तो करते हैं इसको, ठीक है, करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन मैंने किताब में दिया भी नहीं था क्योंकि हम चाहते थे बच्चा लोग करे खुद से इसको। ठीक है, यूजुअली तो हम सोल्यूशन सारे क्वेश्चन देते हैं, लेकिन स्पेशली इसका सोल्यूशन मैंने अपने बुक में नहीं दिया था ताकि बच्चा लोग थोड़ा ट्राई करें। बच्चा लोग क्वेश्चन देख आंसर देख लेता है। सोल्यूशन तो हमने इसलिए डाला था कि कोई रिमोट एरिया में बच्चा लोग रह रहा है जिसको टीचर का एक्सेस नहीं है, वो बच्चे को दिक्कत ना हो, जो हमारे से एक्सेसिबल नहीं है या हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए हम कोशिश किए थे कि संवेदना का बुक्स में अधिकतर क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल दे, और सोल्यूशन थोड़ा डिटेल में डाले ताकि बच्चा जो किताब परचेज करे, रिमोट एरिया में रह रहा है, वो भी उस चीज़ को एक्सेस करे। ठीक है, ये सब 2013-14 का बात है। अब तो देखिए यूट्यूब चैनल आ गया, तो ये तो बढ़िया एक माध्यम हो गया है, मतलब टू रीच द स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज। ठीक है, बीच में तो मैं छोड़ ही दिया था पढ़ाना, ठीक है, 3-4 साल। फिर आई सॉ कि यूट्यूब इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म टू टीच स्टूडेंट्स, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया 1-2 महीना पहले। ठीक है, ओके, एनीवे, तो करते हैं, यूट्यूब का बेनिफिट लेते हैं हम लोग। इट कैन ब्रीज द गैप, बहुत बड़ा देश है देखिए, और हर जगह टीचर पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और जो भी नॉलेज भगवान ने हमें दिया है वो सब आपसे हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए ये इसका डायग्राम थोड़ा ड्रा करें पहले हम लोग। You have this is x axis, y axis। ठीक है, अब मान लो ये r1 वेक्टर यहां से ड्रा करते हैं हम लोग। लेट्स ड्रा r1 vector and suppose this is your
R2 vector, and here is Q, and here is 4Q. अब कह रहा है कि बताओ कहाँ Q प्लेस करें, किस पोजीशन में प्लेस करें, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, सच दैट टोटल फोर्स ऑन ईच चार्ज वेनिसेस, मतलब कहाँ हम प्लस Q पुट करें ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तीनों चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसके लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे ही प्लेस करेंगे ना हम लोग। ये मान लो Q है और ये 4Q है, तो हम लोग कहाँ प्लेस करोगे, मतलब जहाँ पे Q और 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे चार्ज प्लेस करेंगे तो उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा Q और 4Q की वजह से। पहले तो इसको ज्वाइन कर दो, लेट अस ज्वाइन इट। इनफैक्ट एक वेक्टर ड्रा कर लो, ठीक है, और लाइन भी, लाइन और वेक्टर दोनों ही ऐसे देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इधर ही पुट करोगे ना, ऐसे जगह प्लेस करेंगे जहां पे Q और 4Q की वजह से फील्ड 0 हो जाए, Q और 4Q की वजह से फील्ड 0 हो जाए, तो उस केस में कैपिटल Q पे फोर्स नहीं लगेगा। पहले हम लोग कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम का केस लेते हैं, फिर स्मॉल q का इक्विलिब्रियम का केस ले लेंगे। दो अननोन क्वांटिटी है, r वेक्टर एंड कैपिटल Q। तो कैपिटल Q का पोजीशन क्या होगा, कैपिटल Q का पोजीशन कुछ ऐसा होगा, दिस इज r वेक्टर, ठीक है। अब मान लो एक कैपिटल Q स्मॉल q से x डिस्टेंस पे है, अब पूरा दूरी सपोज करो d है, d क्या होगा, d इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ, ये वेक्टर क्या है, r1 माइनस r2 इज नथिंग बट ए वेक्टर फ्रॉम 4q टू q, ए वेक्टर फ्रॉम 4q टू q, 4q से q तक का वेक्टर, ठीक है, d मतलब उसका मैग्नीट्यूड विल बी d, मतलब ये वेक्टर जो है 4q से q तक का वेक्टर क्या है, r1 माइनस r2, और उसका मैग्नीट्यूड d हो जाएगा, ठीक। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम लोग लगाएं कि for Q to be in equilibrium, the electric field to Q and 4Q should vanish at this position, मतलब Q के पोजीशन पे स्मॉल q और 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश करना चाहिए, तभी जाके कैपिटल Q पे फोर्स 0 होगा। तो वैनिश करने के लिए क्या जरूरी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ये फील्ड हो जाएगा स्मॉल q की वजह से इस पोजीशन पे। आइए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कुछ इधर होगा, अब 4Q की वजह से फील्ड इधर होगा, तो Q और 4Q की वजह से फील्ड जो है दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। 4Q का दूरी क्या हो जाएगा, ये अगर x लिया है तो ये d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये निकालो, ठीक है, यानी x विल बी d/3। तो ये आपका दूरी जो कैपिटल Q का हो जाएगा स्मॉल q से वो d/3 हो जाएगा, और ये आपका 2d/3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब अगर कैपिटल R वेक्टर निकालेंगे हम लोग, तो कैपिटल R वेक्टर क्या होगा, कैपिटल R वेक्टर जो होगा दैट इज R2 प्लस दिस वेक्टर, दूसरे कलर से करें, R2 प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर किधर है, ये वेक्टर R1 माइनस R2 के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर R1 माइनस R2 के डायरेक्शन में है, बस बट इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो R1 माइनस R2 वेक्टर के लेंथ का 2/3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में वेक्टर दिखाया हमने दैट इज नथिंग बट 2/3 ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। तो जो कैपिटल R वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी सिंपली
R2 प्लस 2/3 ऑफ, कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2/3। ठीक है, ये तो हो गया पोजीशन, ये पोजीशन हो गया। ठीक है, दिस इज पोजीशन। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालो। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हम इसके अलावा ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है, स्मॉल क्यू और 4q भी इक्विलिब्रियम में है, स्मॉल क्यू और 4q भी इक्विलिब्रियम में है। तो स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू विल बी 0 और द फील्ड बिकॉज ऑफ कैपिटल Q and field because of 4q at the position of q will cancel out। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ स्मॉल q शुड बी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? देखो चार्ज अपने आप को पे फोर्स नहीं लगाता है। अगर हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0, मतलब फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q एंड 4q ऑन दिस स्मॉल q विल बी 0। स्मॉल q अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है, कोई भी नेचर में कोई भी आदमी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, ये एक सत्य है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो एक ट्रुथ है, कोई भी बॉडी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। तो हम जब कह रहे हैं कि फोर्स ऑन अ स्मॉल q इज 0, तो फोर्स ऑन अ स्मॉल q फ्रॉम वेयर? फोर्स ऑन अ स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q एंड 4q शुड बी 0। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q एंड 4q एट द पोजिशन ऑफ स्मॉल q मस्ट वैनिश, मस्ट कैंसिल ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बिकॉज ऑफ कैपिटल Q ये हो जाएगा Q अपॉन x स्क्वायर। आप 4q की वजह से क्या हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों जोड़ के वैनिश करना चाहिए। x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x का वैल्यू जो है d/3 है, तो d स्क्वायर 9। ये कब होगा? when 4q कैपिटल Q इज 4q/9 माइनस 4q/9। ठीक है, तो माइनस हो गया तो समझ में आ ही रहा था, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कभी भी वैनिश नहीं करेगा, तो एक तो नेगेटिव ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर सही आएगा। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज आपको? ओके तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब समझ ना। हाँ, 2010 में आया था JNU में, और ये आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो चाहो तो ये पोजीशन भी याद रखो, मतलब रख सकते हो तो यार, मतलब जरूरी नहीं है। ये देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज Q एंड Q2 आर लोकेटेड एट द पॉइंट रेडियस। अच्छा, नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको खुद से करना, आप इसको खुद से ट्राई करना, सेम है। उसमें Q और 4Q ले लिया था, इसमें Q1 और Q2 लिखा है, थोड़ा जनरलिस्टिक है, बट वैसे ही आप ट्राई करना। ठीक है, इसको खुद से आप करना है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन, सेम एज व्हाट वी हैव डन इन फैक्ट। ठीक है, इट इज सेम एज व्हाट वी हैव डन। ओके, आगे चले हम लोग। ये देखो क्वेश्चन, ये भी JNU का क्वेश्चन है, 2011 में आया है। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसको। देखो जैम वाले क्वेश्चन मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जो जैम में IIT जैम में जितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, वो सारा मैंने अलग से बना रखा है। आप देख लेना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सीरीज है जैम का, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो उसमें आप देख लेना उसको। ठीक है, तो इसलिए वो सब क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिए हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो बार बार एक ही चीज़ करने से क्या फ़ायदा। ये देखो क्या है,
A very thin circular wire of radius A carries electric charge of uniform linear density rho. On its axis, the magnitude of electric field attains its maximum at a perpendicular distance d from the plane of the wire. The value of d is. देखो रिंग का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं यार. अगर रेडियस a है और डिस्टेंस x है पॉइंट p पे, तो पॉइंट p पे निकालना चाहते हैं आप, तो पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोग याद करो, हम लोग निकाले थे. अच्छा लीनियर डेंसिटी दे रखा है क्या? कोई नहीं, लीनियर डेंसिटी दे रखा है तो क्या हुआ, मतलब द चार्ज ऑन यार रिंग विल बी रो इंटू 2 पाई है. तो चलो क्यू में ही लिखते हैं हम लोग, ये फार्मूला आया था. टुवर्ड्स राइट आया था. ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो आप एक तरह से इसको मैक्सिमाइज करो, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है. आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए. ठीक है, इसको मैक्सिमाइज के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्स का कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम होगा. ठीक है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो तो पहला डेरिवेटिव को इक्वेट करो 0 से, क्या आएगा बताओ. x का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा. माइनस 3/2 1/2 और डिनोमिनेटर में भी आएगा कुछ, है ना. इसको 0 से इक्वेट करिए तो न्यूमरेटर ही 0 से इक्वेट होगा ना एक तरह से. 1/2 बाहर कर दो, क्या आएगा, दिस विल बी 3x² और x will be simply प्लस माइनस a/√2. तो a/√2 का मतलब है फ्रंट आगे ही, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉइंट की बात कर रहा है. ठीक है, और सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो चाहो तो, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा x को 0 पे 0 होगा फील्ड, और वही उसका मिनिमा होगा, वही उसका मिनिमा होगा. नेगेटिव फील्ड होगा नहीं, अगर क्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव फील्ड तो होगा ही नहीं ना. तो आपका जो है मतलब नेगेटिव फील्ड मतलब 0 मिनिमम है, उसके बाद तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ही. तो आगे किसी पॉइंट पे अगर कोई एक्सट्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो मैक्सिमम ही होगा, वो मैक्सिमम ही होगा. और बाकी बहुत श्रद्धा है आपको तो आप निकाल लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव और चेक कर लीजिए. ऐसा आंसर तो हमारा ये आ रहा है. ठीक है, 0.71a. a/√2 का मतलब होता है √2 a/2, तो √2 1.414 होता है, तो 1.414 का आधा 0.707 हो जाएगा. 0.707 मतलब 0.71a हो गया. ठीक है, डी आंसर. ठीक है, बाकी आप चाहो तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, कुछ नहीं है. ओके, आगे चलें हम लोग. ये आपका 2011 में देखो क्वेश्चन आया था. ये देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. A thin half ring of radius r, capital R, is uniformly charged with total charge q dash. q ही कर दो, q dash क्यों करोगे. नैनोकूलम, 0.7 नैनोकूलम. Find the magnitude of electric field strength at the curvature center of the half ring. अच्छा, हाफ रिंग दिया हुआ है और उस पर टोटल चार्ज दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है तुमको, रेडियस भी दे रखा है. मान लो ये हाफ रिंग है, सपोज दिस इज द हाफ रिंग. ठीक है, और सपोज को कि पॉजिटिव चार्ज है क्यू. ठीक है, कहाँ पूछा है, इसका कर्वेचर सेंटर मतलब ओ पॉइंट.
इस पॉइंट पे पूछा है तुमसे। और मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज लिखा ही हुआ है, मानने की जरूरत नहीं है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज Q अपान 2πr। ठीक है, अब हम लोग को देखो, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज पता है, और ये पता है कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन भी एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग एक काम करें, इस रिंग का एक एलिमेंट लेते हैं जिसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकें हम लोग। इस रिंग का एक एलिमेंट लिया जाए, तो एलिमेंट को का लोकेशन भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या लोकेशन होगा उस एलिमेंट का। तो एक एलिमेंट लो इस टाइप का, लेट्स टेक एलिमेंट ऑफ द रिंग, element of the ring, suppose this is theta, this is d theta, so this distance would be how much? This would be r d theta। तो जो एलिमेंट ऑफ द रिंग है इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट है, उसका विड्थ r d थीटा है, और चार्ज कितना होगा उस r d थीटा पे? dq, that would be lambda into this r d theta, और lambda हमें पता है तो ये आ जाएगा, और we can say q upon 2 pi d theta। ठीक है, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस एलिमेंट, ये इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आई कैन ट्रीट डी क्यू एज द पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हमें पता है Q/4πε0r²। देखे हैं लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कैसे कूलम्स लॉ यूज करके हम लोग पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमने जो सेमी रिंग का एक एलिमेंट लिया, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लिया, तो उस इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पॉइंट चार्ज कोई एक्सटेंशन नहीं है स्पेस में, सो आई कैन ट्रीट चार्ज ऑन आर डी थीटा इज पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो उस पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से जो फील्ड होगा आपका दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन कहाँ है जी? ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो dq है, इसकी वजह से इस एलिमेंट की वजह से फील्ड होगा, दिस विल बी योर dE। ठीक है, और इस dE का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बताओ? dE विल बी dq अपॉन 4πε0, और डिस्टेंस क्या है सेंटर का? r। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको dq का वैल्यू पुट कर दो, dq का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा भाई? 8π²ε0 2π नीचे गुना कर दिया हमने, 8π² हो गया, ये आ गया dE। दिस इज यार dE। ठीक है, अब क्या इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं? कैन वी इंटीग्रेट इट? नो। वाई? क्योंकि आप अलग अलग एलिमेंट लेंगे, सभी एलिमेंट की वजह से फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि फिर एडिटिव हो जाता है ना, वो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, जो चीज़ ऐड होता है वही इंटीग्रेट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इफ आई टेक एलिमेंट ऑफ ये डी इज डायरेक्शन, अगर एलिमेंट इधर ले लें हम लोग यहाँ पे, तो डी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आप देखिए अलग अलग जगह एलिमेंट लेंगे, उन सभी एलिमेंट की वजह से फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप डी को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप डी को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम लोग एक्स और वाई ऐसे ले लें, तो इस डी का दो कॉम्पोनेंट है, एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और एक वाई कॉम्पोनेंट है नेगेटिव वाई डायरेक्शन।
लेकिन एक चीज हमको समझ में और आ रहा है कि फॉर एवरी एलिमेंट dq ओवर हियर we do have element dq on this side. We do have element on this side such that their horizontal component will cancel out. जैसे dq यहाँ है तो यहाँ भी एक dq थीटा एंगल ले सकते हैं such that, ये वाला मिटाते हैं कन्फ्यूजन होगा, देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. फॉर एवरी एलिमेंट dq over here we do have dq over here such that कि the horizontal component of dE and the horizontal component dE over here will cancel out. और vertical component रुक जाएगा. horizontal component dE का पॉजिटिव x में होगा, इस dE का horizontal component नेगेटिव x में होगा, तो उनके horizontal component तो कैंसिल आउट कर रहा है, बट वर्टिकल component एड अप हो जाएगा. ये थीटा है, ये थीटा हो गया. अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो व्हाट इज दिस विल बी थीटा. ठीक है, दिस विल बी थीटा. तो वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या, DE sin थीटा इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन. ऑफ कोर्स DE sin थीटा इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो ये DE sin थीटा सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एड अप होगा, और जो चीज ऐड होता है वही आपका इंटीग्रेट होता है. ये DE sin थीटा किधर है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसको आप समझ पा रहे हैं. कोई भी परेशानी हो, आप अगर इसको जहां भी देख रहे होंगे, मैं समझता हूं कि वहां पे डाउट पूछने का ऑप्शन होगा. अब थीटा का लिमिट क्या लोगे, व्हाट विल बी लिमिट ऑफ थीटा. थीटा का लिमिट लेते समय थोड़ा केयरफुल रहना है. आप हमेशा ही थीटा का रेफरेंस पॉइंट देखो, कहाँ से थीटा मेजर कर रहे हो. आप इस लाइन से थीटा मेजर कर रहे हो, तो जिस लाइन के रेस्पेक्ट में थीटा मेजर करोगे उसको आप लोगे थीटा इक्वल टू 0. ठीक है, थीटा इक्वल टू 0. और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा इक्वल टू 0 से लेके एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट थीटा इक्वल टू 0 पे है, फिर एलिमेंट का एंगल बढ़ता जाएगा, तो 0 से लेके कहाँ जा रहा है, थीटा इक्वल टू पाई तक जा रहा है. सेमी सर्कल है ना, थीटा इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग गोइंग टू π/2 एंड देन गोइंग टू पाई. तो ये कहाँ जा रहा है, 0 से लेके पाई तक जा रहा है. तो ये हो जाएगा Q अपॉन ठीक, ये 2 आ जाएगा वैल्यू इसका. इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन. ठीक है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है. सेमी सर्किल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन. ठीक है, मतलब ये सेमी सर्किल होगा तो इस डायरेक्शन में. अगर सेमी सर्किल तुम ऐसा लोगे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा, अगर ऐसा लोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, द कर्वेचर इधर है उसी डायरेक्शन. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. समझ में आ रहा है आपको कैसे हम लोग, क्या अप्रोच है. अप्रोच मस्ट बी वेरी क्लियर. देखो मैं देखता हूँ कि बहुत आजकल जल्दबाजी रहता है बच्चों को भी और टीचर लोग को भी, तो जल्दी जल्दी आंसर तक पहुँचने का तरीका लोग बताते रहते हैं. सही नहीं है वो. उसमें क्या है ना, बहुत सारा सवाल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. से आप फिजिक्स याद कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है. फिजिक्स, यही तो फिजिक्स का खासियत है, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है. तो आपको अप्रोच क्लियर होना चाहिए. मतलब मेरे बनाने से सवाल बन जाए वो नहीं, आपको बनाना है. हम तो टीचर है, हमको एग्जाम नहीं देना है, आप लोग को एग्जाम देना है. आप स्टूडेंट हो, आप लर्नर तो चलो हम भी हैं, तो मतलब आप अलग अलग लेवल ऑफ लर्नर हैं हम लोग. तो आपको सीखना है, सीखिए. इम्पोर्टेंट है कि आप इसको लर्न करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. क्यों लेते हैं, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कैसे सुपरपोजिशन यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, कब इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों हम डी को इंटीग्रेट नहीं किए, क्यों हम डी साइन थीटा को इंटीग्रेट किए, सब समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. सवाल एक माध्यम है
मतलब फिजिक्स सीखने का, ठीक है, अल्टीमेट गोल जो है फिजिक्स लर्न करना है। सवाल एक वे हो सकता है, सवाल अपने आप में एंड नहीं है, सवाल बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स को सीखना है। एक आप फिजिक्स सीख लेंगे कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप एम बनाइए लाइफ में फिजिक्स सीखने का, ये नहीं कि खाली ये सवाल कर लिए, खूब सारा सवाल कर लिए, नहीं, फिजिक्स लर्न करिए। अल्टीमेट जो आपको सक्सेस मिलेगा लाइफ में, चाहे आप फिजिक्स की दुनिया में रहें या ना रहें, तो अल्टीमेट आपको मतलब वो फिजिक्स कितना सीखे हैं उसी से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, क्या बोल रहा है, देखो, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस r and very long uniformly charged thread oriented along axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is q. The charge on the thread per unit length is lambda. अच्छा, find the interaction force between ring and the thread. क्वेश्चन को हमेशा दो बार पढ़ेंगे आप, ठीक है। आपको एक रिंग दे रखा है, चार्ज रिंग, थिन चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू, और इसके एक्सिस पे एक थ्रेड है जिसका एक एंड जो है सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, वो इज द सेंटर। क्यू जो है आपका एक थ्रेड है और जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बोल रहा है कि इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन रिंग एंड द थ्रेड निकालो। रिंग पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे भी चार्ज जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे भी। अब रिंग और थ्रेड के बीच में आपको इंटरैक्शन फोर्स निकालना है। रिंग की वजह से हम लोग एक्सिस पे क्या फील्ड होता है वो हम लोग निकाले थे। अगर मान लो इफ आई से दिस इज द पॉइंट इन द एक्सिस, या आप एक एलिमेंट ले लो एक्सिस का एट ए डिस्टेंस x एंड थिकनेस dx, ठीक है। तो इस dx थिकनेस पे आपका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, और इस dx एलिमेंट के पास रिंग की वजह से फील्ड कितना होगा। रिंग की वजह से फील्ड जो हम लोग निकाले थे, आप याद करो, वो होता था qx अपॉन, तो आपको पढ़ाते पढ़ाते देखे हमको भी याद हो गया, हम तो ये सब देखिए काफ़ी पहले हमने सब छोड़ दिया था, कोरोना के बाद हम कोचिंग बंद कर दिए थे, बट देखो एक क्लास आपको पढ़ाया हमको याद हो गया, ये था, ठीक है। ये फील्ड है रिंग की वजह से dx एलिमेंट के ऊपर। dx एलिमेंट कहाँ लिया, जब भी एलिमेंट आप लेते हैं ना तो उसका पोजीशन जरूर डिफाइन कर देते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं, उसका साइज डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एलिमेंट लिया है सेंटर से x डिस्टेंस पे और थिकनेस dx, थिकनेस। एलिमेंट हमेशा ही हम लोग एक जनरल एलिमेंट लेते हैं। कोई कहेगा तुम एलिमेंट यहाँ क्यों नहीं ले रहे, तो ये जनरल एलिमेंट नहीं है ना, एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, कोई एंड पॉइंट पे एलिमेंट नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक जनरल पॉइंट पे एलिमेंट लेते हैं हम लोग। तो x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया, और उस एलिमेंट के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग का वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, force will be the charge on this element into electric field because of ring. तो dq क्या हो गया, dq is lambda dx into e, ये हो जाएगा q lambda x dx कैपिटल आ रहा है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, रिंग की वजह से जो
फील्ड लगेगा, फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी अगर लैम्डा इज पॉजिटिव, अज्यूमिंग लैम्डा टू बी पॉजिटिव, फोर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ ई, फोर्स विल इन डायरेक्शन ऑफ ई। तो कहीं भी आप एलिमेंट लीजिए तो फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा ना, मतलब कहीं भी आप एलिमेंट लो, फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो कहीं भी आप एलिमेंट ले रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इन दैट केस हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फोर्स जो है हर एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स अब एडिटिव है, तो दिस F विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पहला एलिमेंट कहाँ होगा x टेंडिंग टू 0 पे, और लास्ट एलिमेंट जो होगा x इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो जाएगा। अब इसको निकाल लो तुम, सपोज x इज r tan थीटा, this implies dx is r sec square theta d theta. So this F will be simply q lambda 4 pi epsilon naught x dx, r tan theta, dx is r sec square theta d theta, and this will be r cube, sec q theta. Okay, so this is q lambda upon 4 pi epsilon naught r tan theta upon sec theta will be what? Sin theta. ठीक है, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको लिख दें कॉस थीटा, टैन थीटा इज एक्स बाई आर, तो कॉस थीटा वुड बी cos theta would be zero to infinity. So this is nothing but q lambda upon 4 pi epsilon naught r. आगे कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। मोरल डायमेंशनल तो सही बैठ रहा है, लैम्डा इज क्यू बाई एल, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बैठ रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज फील्ड, दिस इज द सॉरी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन थ्रेड एंड द रिंग। थ्रेड रिंग को इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, रिंग भी थ्रेड को इतना ही फोर्स से अब अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, वो डिपेंड करेगा साइन पे, ठीक है। तो नेचर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यही फोर्स एक दूसरे पे वो लगाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज आपको, क्लियर है? दिस इज हाउ इट इज डन। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किया जाए। देखिए ये क्या पूछ रहा है, थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये मेरे ख्याल से आई एरडोव का क्वेश्चन है। आई एरडोव इज गुड बुक, मतलब अगर आप फुर्सत में हैं और फिजिक्स का मतलब मज़ा लेना चाहते हैं तो आई एरडोव न्यूमेरिकल इन जनरल फिजिक्स, ये का नाम है। बाय ये बुक कर सकते हैं, मतलब फुर्सत में अगर फिजिक्स का आनंद लेना चाहते हैं तो डू द क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। 1900 क्वेश्चन का कलेक्शन है, नाइस क्वेश्चंस। हम लोग अपने ज़माने में ये सब बुक किया करते थे, अब तो बच्चों के हाथ में कम देखते हैं हम ये बुक। एनीवे, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आई एरडोव, लिखे रहने दो। लेट्स पे द रिस्पेक्ट टू द लेट आई एरडोव बाय राइटिंग दिस ऑन द बोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ओके, द पर्सन डाइड एंड आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ब्रिलियंट। क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन करना एक चीज़ है और क्वेश्चन क्रिएट करना रिक्वायर्स
more intelligence than solving the question. Solving the question may not involve creativity, but creating a question really involves creativity. उस मामले में आप Ira Dove was a great person. In fact, Professor S.C. Verma is also a great person who created those questions. वो questions मैंने और कहीं देखे नहीं हैं, ठीक है, मैंने इतना बाहर का किताब पढ़ा है, तो he must be a great person. He created those questions. हम लोगों ने क्वेश्चन अभी कभी तक क्रिएट नहीं किया, मतलब उसके लिए बहुत एफर्ट, बहुत टाइम चाहिए. तो ये लोग काफ़ी स्पेशल हैं फिजिक्स में. दे हैव क्रिएटेड दोज क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स. हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम उसके लिए डिवोट करना पड़ेगा. उतना टाइम शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे डिवोट. ठीक है, एनीवे दे हैव डन ग्रेट वर्क एंड वी आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय देयर वर्क. ओके, ठीक है. ये क्वेश्चन देखो, I want to wrap this. The thin non-conducting ring of radius r has linear charge density lambda equal to lambda naught cos theta. Lambda naught is constant. Theta is azimuthal angle. Find the magnitude of electric field strength at the center of the ring. अच्छा, ओके, रिंग ड्रा कर लेते हैं पहले. सपोज को ये रिंग ले लेते हैं. ठीक है, ये रिंग है. अब सपोज करो ये हमारा इनिशियल लाइन है. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ लो यार, मतलब एक वीडियो बना रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत हर जगह यूज होते रहेगा. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट. ये वीडियोज आपको मिलेगा मैकेनिक्स वाले टॉपिक में. ठीक है, देख लेना, यूट्यूब इसी चैनल पे है. ये पढ़ लेना, क्योंकि हर जगह देखो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज करते रहते हैं. तो इसे बड़ा अच्छे से मैंने बता रखा है. ई आर, ई थीटा, इनिशियल लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, कैसे आर थीटा असाइन करके हम लोग पोजीशंस को डिनोट करते हैं. सो यू रीड दिस. आई हैव ऑलरेडी मेड दिस वीडियो इन सेंट्रल फोर्स जो पढ़ा रहे थे ना, वहाँ जरूरत पड़ा था तो बनाया था मैंने. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू देम, इट विल हेल्प यू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कई जगह पे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो एजीमुथल एंगल बेसिकली ये होता है, इस थीटा को एजीमुथल एंगल बोलते हैं. तो देखो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है तुमको, वो क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा. लैम्डा नॉट कॉस थीटा. अब देखो थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है. यहां तक तो ये सब पॉजिटिव रहेगा. और यहां पर नेगेटिव होना चालू हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या जानकारी है, हम लोग को पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है. पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है. हम एक काम करते हैं, हम इस रिंग का एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, और उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, वो थीटा एंगल पे होगा, और उसका जो विड्थ होगा वो आर डी थीटा होगा. तो आर डी थीटा पे चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा डी थीटा, एंड लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा. अब ये आर डी थीटा इज इनफाइनिटेसिमली वेरी स्मॉल, ये टी थीटा है. R d theta is infinitesimally very small, so this dq can be treated as a point charge. The charge on infinitesimally very small element will be a point charge. dq का हम लोग point charge की तरह देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो dq चार्ज है उसको हम लोग point charge की तरह देख सकते हैं. ठीक है, अब इस dq एलिमेंट का वजह से फील्ड क्या होगा, फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, dE.
है कि नहीं? सो DE इज गोइंग टू बी सिंपली DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और DQ है क्या? लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा था यार, लैम्डा आर डी थीटा, सॉरी आर भी लग जाएगा, लैम्डा नॉट मतलब आर डी थीटा लिखोगे ना, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, आर डी थीटा विड्थ है एलिमेंट का, तो लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक है। क्या हम लोग इस डी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा, हर एलिमेंट का फील्ड जो है अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम किया जाए, हम लोग इसको कंपोनेंट ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। ये थीटा हो गया, तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। इसको कंपोनेंट में जब ब्रेक करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? DE वेक्टर will be DE cos theta in negative I direction plus DE sin theta in negative J direction, ठीक है। तो कंपोनेंट हमेशा ही इंटीग्रेट कर सकते हो। कंपोनेंट जो है स्केलर होता है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट इज ऑलवेज स्केलर, स्केलर इज कैन ऑलवेज बी एडेड। वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड्स ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो डिपेंड करेगा कि वेक्टर के डायरेक्शन सारे सेम है कि नहीं, बट स्केलर्स तो हमेशा ही ऐड कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रल ऑफ E होगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ DE, मतलब मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर सारे सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, बट वेक्टर एज सच हमेशा ही ऐड हो सकता है ना, वेक्टर्स कैन बी एडेड, बट वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स ऐड होंगे कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, बट वेक्टर क्वांटिटी में तो हमेशा ही एडिशन एक पॉसिबल ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है ना? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि सारे DE सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, ठीक है। बट वेक्टर को तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, वेक्टर का इंटीग्रेशन मतलब कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो DE cos थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट R cos स्क्वायर थीटा, R को हम लोग हटा सकते हैं, लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाएगा? DE साइन थीटा इंटीग्रल लैम्डा नॉट कॉस थीटा साइन थीटा। यस, और थीटा का इंटीग्रल क्या होगा बताओ? थीटा का इंटीग्रल, थीटा कहां से मेजर कर रहे हो? इस लाइन से मेजर कर रहे हो, तो ये तुम्हारा रेफरेंस हो गया। रेफरेंस को हमेशा थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, और कहां से कहां तक जा रहा है? थीटा इक्वल टू 0 से लेके पूरा होल सर्कल थीटा इक्वल टू 2 पाई तक, थीटा इक्वल टू 2 पाई तक, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई इंटीग्रल पुट करोगे 0 हो जाएगा। ये क्लियर समझ में भी आ रहा है। इस सेमी सर्कल की वजह से फील्ड नेगेटिव एक्स में होगा, आधा सेमी सर्कल की वजह से पॉजिटिव एक्स में होगा, तो कट जाएगा। एनीवे, और इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा 0 to 2 पाई इज पाई, वी नो दिस, फेमस है। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल 0 to पाई, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to पाई इज पाई, ठीक है। बाकी आप निकाल भी सकते हो, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट बाई ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका लैम्डा नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट।
इसका जो हम लॉजिक दिए थे वो शायद सही नहीं है, मतलब ये कॉस थीटा वो तो वो, हाँ मतलब इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये कर सकते हो, कैंसिल आउट नहीं होगा, वाई वाला कैंसिल आउट हो रहा है। एनीवे ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये आई इरडो में क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये भी मेरे ख्याल से इरडो का क्वेश्चन है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge of density sigma is A dot R, where A is a constant vector, R is a radius vector of a point on the sphere related to its center. अच्छा ठीक है, find the electric field strength at the center of the sphere. देखो A का डायरेक्शन जो है, हम लोग एक काम करते हैं, A के डायरेक्शन में ही Z का डायरेक्शन ले लिया जाए। देखो Z का डायरेक्शन, X का डायरेक्शन तो हमारा चॉइस है ना जी, तो जिस डायरेक्शन में A का डायरेक्शन, जो A का डायरेक्शन है उसी को हम लोग Z ले लें, क्या दिक्कत है। जिस डायरेक्शन में A है, मान लो A तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो देयर इज नो हार्म इफ आई टेक Z एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, सो योर X एंड Y एक्सिस वुड बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और R is what? Say this is your R vector. So this is your angle theta. So sigma is what? Sigma is A dot R. That means this is equal to R radius है sphere का, AR cos theta हो जाएगा, AR cos theta, ठीक है, AR cos theta। अब ये क्या देखा, स्फेरिकल शेल है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा मतलब शेल है, तो शेल का हम लोग एलिमेंट क्या लेते हो, किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म ले लो। रिंग का तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, तो रिंग के फॉर्म में ले लेते हैं, रिंग के फॉर्म में ले लिया जाए। लेट्स टेक द एलिमेंट ऑफ द स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो रिंग का पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। रिंग कैसा लोगे आप, रिंग ऑफ से रेडियस ये R हो गया, ये आपका d थीटा हो जाएगा, रिंग ऑफ रेडियस R साइन थीटा, दिस इज R। तो R वेरिएबल टाइप का लगता है यार, इसको कैपिटल R ले लो, ठीक है, इसको ना तुम कैपिटल R ले लो, R ना स्मॉल r लुक्स लाइक एज इफ इट इज वेरिएबल, ठीक है, तो इसको ना कैपिटल R ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी R sin थीटा एंड दिस विल बी व्हाट, R d थीटा, R d थीटा, ठीक है। अब इस रिंग के हर पॉइंट पे थीटा तो कांस्टेंट है, इस रिंग के हर पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट है, इस रिंग का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस 2 पाई r sin थीटा हो जाएगा, सरकमफेरेंस जो हो जाएगा 2 पाई r sin थीटा हो जाएगा, थिकनेस जो है r d थीटा हो जाएगा। तो इस रिंग पे चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा ds, सिग्मा इज AR cos थीटा, AR cos थीटा, and this is 2 pi r square sin theta d theta. So this is nothing but 2 pi r cube a, 2 pi r cube a sin theta cos theta d theta। ये आपका dq हो गया, ये आपका dq हो गया। अब इस रिंग की वजह से सेंटर पे कितना हो जाएगा आपका फील्ड, ये x कितना हो जाएगा, r cos थीटा, रिंग की वजह से फील्ड क्या होता है, qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो इस रिंग की वजह से इस रिंग पे dq दे दिया हमने,
अब इस रिंग की वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर पे कितना फील्ड होगा, इसका यूज कर लो आप। DE, DE इज व्हाट, DQ x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x क्या है, r cos थीटा। ठीक है, dq का वैल्यू ले लो 2 पाई r क्यूब a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और x क्या हो जाएगा, r cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कितना आ जाएगा, a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट हो जाएगा कि सभी रिंग का फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा cos square theta and the integral will be from where, ये थीटा इक्वल 0 लाइन है, जीरो से लेके पूरा स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई, थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, और इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज कर लो, आइडेंटिटी का यूज कर लो। एक तो आइडेंटिटी ये है 0 to 2a fx dx will be twice of if f of 2a minus x is fx and is 0 if f of, ये सेटिस्फाई हो रहा है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, सेटिस्फाई हो रहा है। ये हो जाएगा a बाय एप्सिलॉन नॉट 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके। अब आपको गामा फंक्शन पता है, साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा इज ये यूज कर लो आप। सो दिस इज a बाय एप्सिलॉन नॉट, p क्या है, p1 है तो 1 + 1/2 इज 1, 2 + 1/2 इज 3/2 and twice of 2 + 1 + 2। ठीक है, a बाय एप्सिलॉन नॉट, यह 1/2, सॉरी इसको करने की जरूरत नहीं है, गामा 3/2 and twice of so it is a upon 3 एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशनली एक बार चेक कर लेने से थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा, a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, a का डायमेंशन क्या है देखो जरा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का डायमेंशन जो होता है q बाई एल स्क्वायर होता है, तो a का डायमेंशन q बाई, डायमेंशनली a इज q बाई एल क्यूब, यानी एक जगह एरर कहीं हो गया है। आई थिंक वी हैव मिस्ड दिस आर, नहीं ये आर मिस कर गए हम लोग ना,
ओके, अब सही है। तो ये हो जाएगा AR/3ε0 डाउनवर्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिंपली AR/, समझ गए ना, मतलब ए का डायमेंशन से हम लोग आइडिया ले लिए ना कि एरर कहीं पे हुआ है। हमेशा आंसर को ना डायमेंशनली चेक कर लेने से इजी रहता है थोड़ा सा ना, कि डायमेंशनली अगर कहीं कुछ छूटा होगा ना तो वो पता चल जाएगा डायमेंशनली चेक करके। ए का डायमेंशन Q/L³ था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड Q/L² होना चाहिए ना, Q/लेंथ²। तो वहां से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं छूट गया था, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है, सीखने के हिसाब से बढ़िया है। अभी हम लर्निंग फेज में है तो ठीक है, कर सकते हैं। अब एग्जाम का क्वेश्चन भी तो कर ही रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, बाकी आप भी करोगे। ओके, सो लेट मी एंड ओवर हियर, द वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी इन दैट केस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिए, अभी तो और भी पढ़ना है। हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का तरीका देखेंगे, कैसे गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बात करेंगे, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कंजर्वेटिव होता है। तभी लॉट्स ऑफ थिंग हैव टू कम, ठीक है। We have just got the definition of electric field, and we are finding electric field to different charge configuration। बस इतना अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखे हैं। तो धीरे धीरे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को समझेंगे हम लोग, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जाएंगे तो एक अलग ही तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का, फैराडे लॉ में। तो ये तो कंटिन्यूअस है। ओके, सो लेट्स एंड ओवर हियर। And again I'll remind you about my channel ट्रैजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम का, जेस्ट का, TIF का, JNU और CSI नेट गेट का तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे, वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे IIT JEE CUET अंडर ग्रेजुएट नीट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मेरा एक दूसरा चैनल है टी विद्या लर्निंग, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मतलब आई फेल्ट वेरी कंस्ट्रेंड। यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे हैं तो हम कितना भी मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ गामा फंक्शन यूज किया, कोई टेंशन नहीं था। अब हमको रहता कि 10+2 का बच्चा ही वीडियो देखेगा तो फिर इसको हमको बहुत समझाना पड़ता, टेंशन रहता कि कितना समझ में आएगा। तो टू जस्ट एड्रेस डिफरेंट क्राउड, द टॉपिक्स आर सेम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने का लेवल अलग हो जाता है, ठीक है। तो राइट नाउ आई नो कि हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आई कैन यूज मैथमेटिक्स टू एनी लेवल, राइट। जबकि 10+2 में ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम लोग डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे, राइट। थैंक यू।